आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियाज की फिजियोलॉजी और इसके सिक्रीशन और इसके फंक्शन। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसकी पेंक्रियाज की जो एनाटॉमी है वो बताई गई थी कि इसकी लोकेशन क्या होती है। इसकी लोकेशन स्टमक के नीचे होती है और ड्यूडिनम से ये कनेक्ट होता है। ये पिछली वीडियो में बताया गया था कि ये जो पेंक्रियाज है ये दो तरीके से वर्क करता है। इसको एंडोक्राइन भी कहते हैं, इसका फंक्शन भी होता है और इसका एक्सोक्राइन भी फंक्शन होता है। तो ये एक तरीके से एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है और एंडोक्राइन फंक्शन में ये भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। इसकी एनाटॉमिकली इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। जो हिस्सा ड्यूडिनम से अटैच रहता है उसको हेड कहते हैं, दूसरा बॉडी होता है और सबसे लास्ट में टेल होता है। इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको एसिनार सेल कहा जाता है। ये एसिनार सेल्स आपको पूरी बॉडी में हर जगह हर ग्लैंड में दिखाई देंगे। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये पैरोटिड ग्लैंड में भी दिखाई दिए थे। और जहाँ पर ये सीक्रेशन इस तरीके के रहते हैं वहाँ पर ये एसिनार ग्लैंड एसिनार सेल्स ज़रूर होते हैं, यहाँ भी होते हैं। अब ये एसिनार सेल से जो सीक्रेशंस होता है, एक्सोक्राइन सीक्रेशन जो होता है, ये डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में आता है। अब ये जो एक्सोक्राइन्स के फंक्शन होते हैं ये पेंक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। इसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ ये ज़रूरी है जानना कि इसके हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटते हैं तो ये अंदर से कैसा दिखता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में ये पेंक्रियाज का टीएस काटा गया है, ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है, ये यहाँ से गई है, ये टीएस है पेंक्रियाज का। इसमें तीन पार्ट होते हैं। ये हिस्सा हेड कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है और ये टेल कहलाता है। ठीक, यहाँ पे आपको छोटी छोटी डक्ट दिखाई दे रही हैं आपको, जो कलेक्ट करके यहाँ से ये होती हैं। इसमें ये सीक्रेट जो करती हैं यहाँ से ये कलेक्ट करके लाती हैं। ये दो जगह से लाती हैं, आपने देखा होगा। एक तो यहाँ से कलेक्ट करती हैं, एक यहाँ से कलेक्ट करती हैं। यहाँ से जो कलेक्ट करके ये इसके अंदर यहाँ पर मिलती हैं एम्पुला ऑफ वेटर में, इसको बोलते हैं ड्यूडिनल पेपिला। यहाँ पर आपको एक ऊपर छेद दिखाई दे रहा है, छोटा सा एक छेद दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भी पेंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन यहाँ से होता है। ये भी इसकी ओपनिंग है। यहाँ पर ये देखिए एक डक्ट जा रही है। यहाँ पर दो डक्ट हैं, एक ये डक्ट है, ये नीचे गई, और ये ऊपर की डक्ट इसने यहाँ से ऊपर से सीक्रेशन रिलीज़ किया। तो ये ऊपर वाली जो डक्ट है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये वाली जो एसेसरी डक्ट है। और ये जो मेजर डक्ट है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्संग, WIRSUNG। ये साइंटिस्ट के नाम से है, डक्ट ऑफ विर्संग, ये वाली डक्ट। ठीक है ना, जो मेजर डक्ट आई है। और ये जो छोटी वाली है मैं बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, SANTORINI। ठीक, ये इसके एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए होता है। यहाँ से पेंक्रेटिक जूस रिलीज़ होकर यहाँ से सीक्रेट होकर यहाँ से रिलीज़ होता है। ये 2 सेंटीमीटर इसके ऊपर एक छेद होता है ये ड्यूडिनम के अंदर, इसको बोलते हैं माइनर पेपिला। ये होता है मेजर पेपिला, ये दिख रहा है जो नीचे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर 2 तरह की सेल होती हैं। ठीक है, इन दोनों सेल का फंक्शन
अलग अलग होता है। ये कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इसके अंदर, ये दिख रही है, ये एसिनार सेल है, ठीक है, ये दिख रही है आपको। ये तो इसके अंदर पेंक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है, ठीक है। ये होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये यहाँ पर इसके अंदर ये दिख रही है आपको, ये रेड कलर की, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। और इसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन, और यहाँ से ये रिलीज़ होकर डायरेक्ट में ब्लड में चला जाता है, ठीक है। जबकि ये सीक्रेशन, इसका जो पेंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन है वो यहाँ से कलेक्ट होके यहाँ से और ये चला जाता है ड्यूडिनम के अंदर। तो इस तरीके से ये दो तरह के सीक्रेशन करती है। एंडोक्राइन फंक्शन भी है इसके और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन में ये पेंक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है और एंडोक्राइन में ये इंसुलिन सीक्रेट करती है। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो वेगस होती है, 10th नर्व इसको नर्व सप्लाई करती है। और इसका जो पेंक्रेटिक जूस का जो सीक्रेशन होता है उसका जो कंपोजिशन है वो आपको आगे बताएंगे। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर दो तरह की ये सेल होती हैं। एक होती है एसिनार सेल, ये देखिए, ये वाली जो एसिनार सेल है, और ये जो एक्सोक्राइन फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं। और एक होती है एंडोक्राइन, जो कि इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो कि इंसुलिन सीक्रेट करती है, ठीक है। इसके जो सीक्रेशन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं। ये सीधे ब्लड में चले जाते हैं यहाँ से। और ये जो हैं ये छोटे छोटे डक्ट के थ्रू, ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये डक्ट के थ्रू ये ड्यूडिनम में यहाँ से एम्पुला ऑबिटर के थ्रू ये मिक्स होके फूड में चले जाते हैं पेंक्रेटिक जूस में, ठीक है। देखिए इसमें कंपोजिशन ऑफ पेंक्रेटिक जूस, इसका जो डेली सीक्रेशन होता है ये होता है लगभग 1200 से लेके 1500 ml पर डे। इसने दिखने में ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, और ये जो सीक्रेशन होता है ये आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के साथ। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये होती है 1010 से लेकर 10110 तक। पीएच, ये ध्यान देने वाली बात है, ये इसकी एल्कलाइन होती है। इसकी रेंज होती है 7.8 से लेकर 8.4। क्यों होती है एल्कलाइन? इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर alkaline due to increased HCO3 concentration and 4 to 5 times more concentration than plasma। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो प्लाज्मा से 4 से 5 गुनी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो गैस्ट्रिक पीएच होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हाईली एसिडिक होता है, 1 से 2 के आसपास उसकी पीएच होती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये पेंक्रेटिक जूस का एल्कलाइन होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। दिस पेंक्रेटिक जूस एंड बाइल एल्कलाइन न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड एंड ऑल्सो हेल्प इन द इंक्रीज पीएच ऑफ द ड्यूडिनम। इससे क्या होता है, ड्यूडिनम की पीएच बढ़ जाती है, नहीं तो क्या होगा, ड्यूडिनम अल्सर कैन प्रोड्यूस, ड्यूडिनम अल्सर बन सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैटाइंस में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और जिंक होता है। एनाइंस के अंदर इसमें SCO3 होता है, क्लोराइड होता है एंड सल्फेट्स होता है। सल्फेट कम मात्रा में होता है। अब इसमें एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, इसमें जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं ये होते हैं, ये एसिनार सेल से होते हैं, ये होते हैं पेंक्रेटिक अल्फा एमाइलेज, पेंक्रेटिक लाइपेज, पेंक्रेटिक ईस्ट्रेज, पेंक्रेटिक प्रोफॉस्फोलाइपेज A2। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है इसके अंदर पेंक्रेटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मीन्स प्रोटीन को तोड़ने वाला,
दीज आर पावरफुल, काफ़ी पावरफुल होता है यहाँ पर। प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम इन पेंक्रेटिक जूस एंड आर सीक्रेटेड एंड इनएक्टिव एंजाइम, प्रो एंजाइम। कहने का मतलब ये है, ये एक्चुअली इनएक्टिव प्रो एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं वो टोटल यहाँ पर होते हैं ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंड प्रो इलास्टेज। ये इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये होता है ऐसा कंपोजिशन। अब इन एंजाइम का किस किस पर क्या एक्शन होता है वो हम आपको नेक्स्ट शीट में दिखाएंगे। अब आप इस शीट में देखिए, यहाँ पर जो पहला मैंने आपको बताया था वो होता है पैनक्रेटिक अल्फा एमाइलेज। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 45,000। ये किस पर एक्ट करता है? स्टार्च पर। कौन से? बॉइल्ड एंड अनबॉइल्ड। इसकी जो पीएच होती है वो होती है 4 से 11 के बीच में, और ये इसको तोड़ता है माल्टोज में। ठीक। अब इसके बाद दूसरा आता है पैंक्रेटिक लाइपेज। ठीक है, ये किसको तोड़ता है? न्यूट्रल फैट्स को तोड़ता है। किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल जो होते हैं ईस्टर होते हैं, ये इनका हाइड्रोलाइसिस करता है किस पीएच पर? 7 to 9 पीएच। किसके साथ मिलकर? बाइल सॉल्ट के साथ मिलकर। कहने का मतलब ये है, ये पैंक्रेटिक लाइपेज जो होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंजाइम है जो कि फैट को तोड़ता है। इसके बाद जो अगला एंजाइम होता है वो होता है पैंक्रेटिक ईस्ट्रेज। ये तोड़ता है, ईस्टर को तोड़ता है कोलेस्ट्रॉल में। जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं उनको तोड़ता है कोलेस्ट्रॉल में। फिर नेक्स्ट होता है पैंक्रेटिक प्रोफॉस्फोलाइपेज A2। ये क्या करता है? ये होता है प्रोफॉस्फो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में तोड़ता है ये फॉस्फोलाइपेज में, और ये एक्ट करता है किसके ऊपर? लेसिथिन के ऊपर, और कन्वर्ट करता है लाइसोलेसिथिन में, जो क्या करता है? सेल वॉल को डैमेज करता है। तभी तो आप उसके अंदर का जो कंटेंट्स हो वो बाहर आएगा। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए ये वाला एंजाइम ज़रूरी होता है। ये जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कौन सा? प्रोफॉस्फो, ठीक है, प्रोफॉस्फोलाइपेज। ये ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट करता है फॉस्फोलाइपेज में, और ये एक्ट करता है लेसिथिन पे और इसको कन्वर्ट करता है लाइसोलेसिथिन में। अब इसके बाद जो अगला एंजाइम आता है वो होता है पैंक्रेटिक प्रोटीलाइटिक एंजाइम। ये होता है वो एंजाइम जो प्रोटीन पर एक्ट करता है। अभी प्रोटीन पर कैसे करता है, यहाँ पर ये देखिए। पहला एंजाइम होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिनोजिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये एक्टिवेट किसको करता है? ये ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है। ये एक्टिवेट होता है किससे? एंट्रोकाइनेज से। इसको बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं, है ना। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ड्यूडिनम म्यूकोसा से। म्यूकोसा जो ड्यूडिनम की म्यूकोसा होती है वहाँ से छूटता है, और ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है। ये कन्वर्ट होकर ट्रिप्सिन में बदलता है जो कि एक्टिवेट होता है, जो एक्टिव होता है। इस तरीके से ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ द एंट्रोकाइनेज। ये एक कैटेलाइजर होता है जो कि इसको एक्टिवेट करता है। जैसे उसमें स्टमक के अंदर HCl होता है, ऐसे यहाँ पर एंट्रोकाइनेज होता है। अब इट इज़ मोस्ट पावरफुल प्रोटीलाइटिक एंजाइम, सो प्रोटीन डाइजेस्ट इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हुआ था वो पॉलीपेप्टाइड स्टेज में हुआ था। यहाँ पर भी जो बचे हुए रहते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होता है और वो कन्वर्ट होते हैं डाइपेप्टाइड में। अब इसके बाद क्या होता है? दूसरा एंजाइम होता है इसके अंदर कीमोट्रिप्सिनोजिन। ये कीमोट्रिप्सिनोजिन ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये इसको एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन और कन्वर्ट करता है कीमोट्रिप्सिन में।
इसके बाद जो अगला एंजाइम होता है वो होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको एक्टिवेट कौन करता है? एंडोकाइनेज। एंडोकाइनेज जो होते हैं ये कन्वर्ट होके इसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्ट होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। अब आता है अगला, ये होता है राइबोक्सी और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस। ये दोनों जो होते हैं दीज स्प्लिट न्यूक्लिक एसिड ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये इसको तोड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। इसके बाद अगले जो होते हैं वो होते हैं एफ, इसको बोलते हैं, ये होता है प्रो इलास्टेज। ये प्रो इलास्टेज ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसको भी ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट करता है इलास्टेज में, ये एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये इसका जो फंक्शन होता है किसका? प्रो इलास्टेज का। ये होता है इट कन्वर्ट इलास्टिन एंड सम अदर प्रोटीन इनटू द सिंप्लीफाई सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन के जो सिंप्लीफाई सब्सटेंसेस होते हैं उनमें ये कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये इतने सारे एंजाइम होते हैं, 5 एंजाइम होते हैं। अब 5 एंजाइम में जो प्रोटीलाइटिक होते हैं उसमें इस तरह के ये 5 और एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये पैंक्रेटिक जो जूस होता है, पैंक्रेटिक सीक्रेशंस होता है, इसके अंदर इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं।